विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। उसमें आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो सबसे पहले तो डेट ही याद कर लीजिए, 1914 से 1918। ठीक है। मूलतः साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच उपनिवेशों का छीना झपटी, इनकी साम्राज्य लिप्सा, विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और अपने उद्योग व व्यापार को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण इन यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव होते रहे, जिसके कारण यूरोप में तनाव बढ़ गया। कारण क्या क्या थे? एक तो उपनिवेशों की छीना झपटी, जैसे ही पता चला अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, वैसे ही क्या छीना झपटी शुरू हो गई। ऊपर फ्रांस चला गया, इधर भी अनेक देश जाते रहे यूरोपीय, लेकिन बाद में फिर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ही होता है जो भी होता है। और फिर साउथ अमेरिका में भी उपनिवेश, जैसे ब्राजील जो है पुर्तगालियों का क्या था, उपनिवेश बना, पुर्तगालियों ने वो किया वहां पर। ऐसे अफ्रीका में तो बहुत ही लूटपाट जैसे बोलते हैं। उपनिवेशों की छीना झपटी, इनकी साम्राज्य लिप्सा, दूसरा जो था वो इनकी साम्राज्य लिप्सा, तीसरा था विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, और चौथा था उद्योग व व्यापार को संरक्षण देने की, अपने अपने उद्योगों को, अपने अपने व्यापार को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव होते रहे, जिसके कारण यूरोप में तनाव बढ़ गया। यूरोप के देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होकर अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे। यूरोप सैन्य शिविर बनकर रह गया। इस समय यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में दो विरोधी गुट बन गए। 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने मिलकर ट्रिपल अलायंस, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे? ट्रिपल अलायंस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ट्रिपल अलायंस बनता है उसमें कौन कौन थे? तो जर्मनी 1882 में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी को एक साथ बोलना, और इटली, इन तीनों ने मिलकर ट्रिपल अलायंस। और 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने ट्रिपल आटा, फिर पूछेगा ट्रिपल आटा, यानी इसको बोलते हैं त्रिराष्ट्रीय मैत्री, यानी ट्रिपल आटा बोला जाता है ना, ट्रिपल एंटेंटी का निर्माण कर लिया। इन गुटों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के अंतर्विरोध के कारण यूरोप का वातावरण तनावग्रस्त हो गया था। इसी समय 28 जून 1914 बोस्निया की राजधानी सेराजियो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी के हत्याकांड के फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 ईस्वी को एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अब यहाँ पे तात्कालिक कारण पढ़ना है आपने, कारण और भी हैं, लेकिन कारण क्या है? बोस्निया सुना होगा आपने, यूरोप में देश पड़ता है बोस्निया, हर्जिगोविना सुने हैं, क्रोशिया, है ना, अलग अलग छोटे छोटे देश है, बहुत छोटे छोटे देश हैं ये, इतने छोटे हैं कि मुझे लगता है उत्तराखंड से भी छोटे देश होंगे, उत्तराखंड से थोड़ा बड़े होंगे, है ना। इसमें क्या हुआ, बोस्निया की राजधानी सेराजियो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी के हत्याकांड के फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 ईस्वी को एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। 1914 ईस्वी के प्रारंभ में इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट लिया। इस लड़ाई में जितनी बर्बादी हुई उतनी मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। वास्तव में यह सर्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस युद्ध में हुई भीषण बमबारी से असंख्य लोगों की जानें चली गई और धरती पर अकाल पैदा हो गया। इस युद्ध का प्रभाव अभूतपूर्व था। इसने दुनिया के इतिहास को मोड़ दिया। इसके अभूतपूर्व फैलाव और व्यापक स्वरूप के कारण ही इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध की अवधि 4 वर्षों तक, यानी 1914 से 1918, और देशों की सहभागिता 37 देशों की थी। 37 देशों ने भाग लिया था इसमें। युद्ध का परिणाम अंततः भयावह रहा। भयावह क्या होना? बिल्कुल जिसे बोलते हैं स्थिति खत्म। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे? अब ये ऐसे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब आपका कोई ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्या कर रखा हो, इंक्लूड कर रखा हो उसने, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ना अभी।
प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे? नंबर एक, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। पहले आपको हेडिंग्स याद करनी है। नंबर एक, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। नंबर दो, जर्मनी का एकीकरण व उत्थान। नंबर तीन, विरोधी गुटों का उदय। नंबर चार, फ्रांस जर्मन वैमनस्यता। पांच, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। छह, बाल्कन समस्या। सात, मोरक्को संकट। आठ, सैनिक तैयारी। नौ, उपनिवेशीकरण की भावना। 10, आपसी तनाव व कड़वाहट। 11, तात्कालिक कारण। तो आपने इस तरह से इन अलग अलग याद करना है। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि वो जब प्री में क्वेश्चन बनाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे? नंबर एक, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। नंबर दो, जर्मनी का एकीकरण व उत्थान। नंबर तीन, विरोधी गुटों का उदय। नंबर चार, फ्रांस जर्मन वैमनस्यता या वैमनस्य। तो आपको चारों आंसर लिखने हैं। या हो सकता है कि फिर वो उग्र राष्ट्रीयता की भावना को रख दे उसमें, किसमें, ऑप्शन में, या बाल्कन समस्या को रख दे, या मोरक्को संकट को रख दे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों में ये हेडिंग्स कम से कम क्या करनी, प्री के लिए याद करके रखनी है। इसके लिए डिटेल क्या है? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, निसंदेह यूरोपीय देशों ने विस्तारवाद की जो प्रक्रिया आरंभ की वह आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। आरंभ में संधियों के माध्यम से उत्पन्न संघर्षों को टाला जाता रहा, किंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में स्थितियों में बदलाव आया। जर्मनी के एकीकरण के बाद इतना औद्योगिक विकास हुआ कि 1914 तक उसने लोहा और इस्पात के उत्पादन में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। 1912 में निर्मित जर्मनी का जहाज इंपरेटर उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। जर्मनी का जहाज कौन सा? इंपरेटर उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाकर उस्मानिया यानी तुर्की की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहा। इससे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस डर गए। इसी प्रकार अन्य साम्राज्यवादी देशों जैसे जापान, इटली, ऑस्ट्रिया आदि के हितों के आपसी टकराव और प्रतिस्पर्धा के कारण युद्ध अपरिहार्य हो गया। यानी यूरोप में एक देश बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, अन्य देशों को टेंशन हो गई, और ये टेंशन कारण बना किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है क्या क्या बोला जाता है? प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन बोलते हैं ना, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। तो एक होती है क्या? प्रतिस्पर्धा। दूसरा होता है प्रतिद्वंदिता। तो क्या करनी है? प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है। प्रतिस्पर्धा का मतलब, मैं इस क्लास के अंदर एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग हैं, आप अचानक से क्या हुआ, आपका उत्थान हो गया। जब आप आए थे तो ये सब लोग आपसे ऊपर थे। अचानक आपने अध्ययन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, टाइम दिया, अचानक आप क्या, सारे पेपर क्रैक करने लगे या बहुत अच्छे नंबर आने लगे, हर क्विज को आप जीतने लगे। तो पता चला कि अन्य जो लोग हैं उनके अंदर एक भावना आ गई। क्या? दो तरह की भावनाएं आएंगी। कुछ के अंदर भावना आएंगी कि नहीं, हमें इनसे आगे बढ़ना है, आपसे आगे बढ़ना है। किससे? इनसे आगे बढ़ना है, तो वो भी अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या बोलते हैं? फिर कुछ के अंदर भावना आ गई कि बहुत ज्यादा बनता है क्लास के अंदर, बड़े नंबर ला रहा, और नीचे यहां से क्लास से नीचे जाते ही जैसे छुट्टी की मैंने, उसके बाद नीचे क्या किया, सबने पकड़ा आपको और कूट दिया, और इतना कूट दिया कि पढ़ने लायक नहीं रहे। इसको बोलते हैं प्रतिद्वंदिता। क्या बोलते हैं? तो प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं रखनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता का परिणाम क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध में फिर क्या होता है? दोनों पक्षों की क्या होती है? हानि होती है ना। चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। क्या होता है? एग्जाम्पल है आपके सामने। आप वर्ल्ड वॉर को अगर नहीं समझ पा रहे हो, आप खाली सीरिया को देख लो, आप इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को देख लो, आप रूस और क्या नाम है, यूक्रेन के युद्ध को देख लो। भाई क्या किया? इसराइल में एक फंक्शन चल रहा था, फिलिस्तीनियों ने क्या कर दिया, उस फंक्शन में कई मतलब हमला कर दिया, उसमें कई क्या हो गए, जाने चली गई। माल बहुत बात की बात होती है, जान माल में माल की उतनी कीमत नहीं होती। मेन कीमत जो होती है किसकी होती है? जान की कीमत होती है। उसमें कई महिलाएं, बच्चे जो भी है। फिर उसने बदला ले लिया, इसराइल है वो। फिर उसने जब बदला लिया तो अब उसके बाद क्या है, वो युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे रूस यूक्रेन, है ना।
और ये नीतियां होती हैं, मैंने कहा नहीं, जैसे क्लास के अंदर आपकी प्रवृत्तियां हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हो गए तो औरों के अंदर ऐसी भावना आ गई, ऐसे देशों के अंदर भी आती है। जब कोई देश प्रगति कर रहा होता है तो दूसरे देश को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान में देख लो, एक साथ बने थे, एक जगह बिल्कुल भिखारी बन गया देश और हम लोग तरक्की कर रहे हैं। तो क्या करेगा वो, क्या करता है फिर, अपना उत्थान नहीं कर रहा, उन कारणों को नहीं ढूंढ रहा कि जिससे उत्थान हो सके, वो हमारे अंदर क्या कर रहा है, हमें अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, अस्थिर करने का प्रयास। अस्थिर कैसे करेगा, कश्मीर का मामला उठा देगा। अरे भाई पहले अपना तो खा ले जितना है, पहले अपने लोगों का उत्थान कर, और या फिर क्या करेगा, खालिस्तान को समर्थन करेगा। नहीं आया समझ में, वो चाहेगा कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर अस्थिरता है और फिर दोबारा हमारी स्थिति कैसी हो जाए, कम हो जाए उससे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। चलो अगला है, दूसरा, जर्मनी का एकीकरण व उत्थान। औद्योगिक उत्थान के बाद जर्मनी भी साम्राज्य विस्तार की दौड़ में शामिल हो गया। अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की भांति जर्मनी ने भी कच्चे माल की आपूर्ति व सुरक्षित बाजार की आवश्यकता के लिए एशिया व अफ्रीका के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया, जिससे रुष्ट होकर ब्रिटेन व फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया। यह विरोध आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ये ब्रिटेन और फ्रांस, इनका अच्छा नहीं है कंसेप्ट। जर्मनी जब तरक्की कर रहा था, जब वो साम्राज्यवादी शक्तियों की भांति क्या कर रहा था, कच्चे माल की आपूर्ति और सुरक्षित बाजार की आवश्यकता के लिए एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों पर प्रभुत्व कर रहा था, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई किसको हुई, ब्रिटेन को और फ्रांस को। ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई, और ये दिक्कतें क्या करती हैं। अच्छा एक चीज और समझना आप, साम्राज्य विस्तार कभी भी क्या मतलब अच्छा नहीं होता उस देश के लिए। जैसे चीन है, चीन की नीति जो है वो विस्तारवादी नीति है, वन चाइना पॉलिसी। वो क्या करता है, तिब्बत को क्या करता है, कैप्चर करता है, वो ताइवान को इधर उधर, मतलब अरे भाई जितना है उतने में ही क्या करो। लेकिन क्या करना उसे, अब तिब्बत को कर दिया तो तिब्बत की कई पीढ़ियां चली, मतलब हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कभी विद्रोह नहीं करेंगे। जिस दिन तिब्बतियों के अंदर क्या आएगा, जिस दिन उनके उनके जब अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, तो एक बार फिर वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, है ना। और चीन का सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि तिब्बतियों को शरण किसने दी, भारत ने दी, है ना। तो कहीं ना कहीं शक नहीं होता कि आपके दुश्मन को अगर कोई दूसरा क्या कर देगा, शरण दे देगा। तो हमने तो शरण इसलिए दी कि भाई सताए हुए थे, आओ कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में शरण देना क्या है, परंपरा रही है। लेकिन उसके दिमाग में घूमते रहते हैं पैंतरे चाइना के, कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या अंदर ही अंदर तैयारी चल रही हो। तो मैंने कभी नहीं सुना कि तिब्बती ने अपने पे बम बांधा और वहां चीन में जाके उड़ा दिया किसी को, ऐसा कभी नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म के क्या है, मानने वाले हैं, अहिंसो परमो धर्मों की नीति पे चलते हैं। लेकिन एक न एक दिन उनकी आवाज कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर सुनेगा। उनकी मातृभूमि है भाई तिब्बत, है ना। तीसरा है विरोधी गुटों का उदय। किसका, साम्राज्यवाद और सीमा विस्तार की प्रवृत्ति से यूरोप में चल रहे आपसी वैमनस्य व तनाव के कारण दो विरोधी गुटों का सृजन हुआ। अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न देश परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होकर अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने लगे। इस समय उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने आग में घी का काम किया। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने एक नया त्रिगुट विश्व मंच पर गठित हुआ। इसके विरोध में सन 1907 में रूस, फ्रांस व ब्रिटेन के बीच एक समझौते के आधार पर एक दूसरा गुट भी बनकर तैयार हो गया। इन दोनों अंतर विरोधी गुटों के निर्माण से सिद्ध हो गया कि कालांतर में एक भयंकर युद्ध होने वाला है। जब गुट बनते हैं तो समझ लेना कि क्या होगा, युद्ध होगा। जब क्या होता है कि राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन राष्ट्रवाद जब अति की सीमा को पार कर देता है तो भी समझना कि क्या होगा, सिविल वॉर और युद्ध की तरफ ले जाता है। कहां ले जाता है। राष्ट्रवाद अच्छी चीज है एक हद तक, लेकिन मैंने कहा अगर लिमिट के आगे हो जाए, जैसे कि जर्मनी में हो गया था, है ना, राष्ट्रवाद की भावना। कभी हिटलर को देखना आप, हिस्ट्री चैनल को देखना कभी, या हिटलर को पढ़ना, तो आपकी समझ में आएगा कि हिटलर ने कैसे जर्मन्स के ब्रेन पर कब्जा कर दिया था। उसके एक इशारे पर बस जैसे ही हाथ ऐसे करता था तो वैसे ही पूरा जर्मनी क्या करता था, बिल्कुल साइलेंस, है ना। ये बड़ी चीज थी भाई, लेकिन परिणाम क्या होते हैं, युद्ध।
तो ये समझ में आ गया। और एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस इटली, एक गुट ये था। दूसरा गुट जो बना वो 1907 में बना, रूस फ्रांस और ब्रिटेन। रूस फ्रांस और ब्रिटेन। इसीलिए जेएल नेहरू ने कहा था जब देश आजाद हुआ हमारा कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक लोकतंत्र का समर्थक था अमेरिका, और एक क्या था, साम्यवादी देश था रूस, है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा का को पोषित करने वाला। तो क्या हुआ, जेएल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, इजिप्ट के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, और पंडित नेहरू ने कहा कि हम किसी भी गुट में नहीं शामिल होंगे, हम निर्गुट रहेंगे। क्या रहेंगे, हम इन गुटों की राजनीति से क्या होंगे, अलग रहेंगे, तो निर्गुट होंगे। तो निर्गुट होंगे तो क्या हुआ फिर, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट क्या बना, मतलब हमने एक तीसरा गुट बना दिया कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। ठीक है, मित्रता अलग चीज है। रूस ने हमारी बहुत सहायता की, रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन ये भी एक ध्यान रखना है आपने कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक क्या है, अमेरिका है। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि वो क्या करता है, भाई, अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले क्या, अमेरिका, है ना। अगला है फ्रांस जर्मन वैमनस्यता। 1871 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर अल्सास लॉरेन का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। इस घटना से फ्रांस जर्मनी की शत्रुता बढ़ गई। फ्रांस अपनी शर्मनाक पराजय का बदला लेने के लिए तत्पर था। इस बदले की भावना भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। ध्यान रखना, किसी देश के किसी भूभाग पर अगर आप कोई दूसरा देश कब्जा करता है तो आज नहीं तो कल उस पर युद्ध होना ही होना है, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो। शांति से मिल गया तो ठीक, नहीं तो एक दिन, जिस दिन हम भी बिल्कुल विश्व शक्ति बन रखे होंगे, उस दिन फिर दोबारा क्या होना है, क्योंकि भूलता नहीं है व्यक्ति। ये तो गांव में भी देखा होगा आपने, अगर आपकी जमीन किसी ने कब्जा दी तो अगर इस पीढ़ी में नहीं होगा तो अगली पीढ़ी में, और अगली पीढ़ी में नहीं होगा तो उससे अगली पीढ़ी में होता है, नहीं होता, होता है। ठीक है भाई। इसीलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले, प्रथम कौन, पड़ोसी। तो बांग्लादेश के साथ जो विवाद था वो निपटाया हमने, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। उनके कितने 100 कितने एनक्लेव दिए हमने, 111 है, उनके एनक्लेव उनको वापस किए, अपने एनक्लेव हमने ले लिए। एनक्लेव का मतलब कुछ जमीन हमारी बांग्लादेश के पास थी, बांग्लादेश की कुछ जमीन जब विभाजन हुआ था तो वो उस समय से विवाद का विषय बना हुआ था, तो कोई विवाद ना रहे इसलिए वो क्या कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन है वो, है? पक्का चेक कर लो एक बार, 100वां संविधान संशोधन। और ये भी देख लो कितने 51 एनक्लेव शायद हमने लिए। अब ऐसे मत सोचना कि हमने कम लिए, जमीन का जो एरिया है वो देखो उसमें कि ज्यादा किसके पास थी, कम किसके पास थी। अगला, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व अधिकांश शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के लिए इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रहा। वे परस्पर एक दूसरे को पीछे छोड़ देने के लिए तत्पर थे। उनकी उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और ये राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता हर जगह दिखती थी भाई। कहां दिखती थी, ओलंपिक में भी दिखती थी ये। मतलब जर्मनी का कोई खिलाड़ी अगर आ गया तो वो इतनी तैयारी के साथ आता था कि सारे मेडलों पर कब्जा कर देता था। उसके लिए इंस्ट्रक्शन थे कि जर्मनी वापस मुंह तभी दिखाना जब मेडल गोल्ड लेके आओगे, है ना। हाँ। अगला, बाल्कन समस्या। यूरोप की 6 महाशक्तियां ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, फ्रांस और इटली बाल्कन प्रायद्वीप के देशों को लेकर उलझ गए। इसलिए बोलते हैं बाल्कन को यूरोप का बारूद का पीपा। क्या बोलते हैं, पाउडर केग ऑफ द यूरोप, बाल्कन। कहां पर पड़ता है बाल्कन भाई, बताओ, यूरोप में बाल्कन कहां पड़ता है। अरे बताओ भाई, बाल्कन कौन सा हो गया, बाल्कन कंट्रीज बताइए मुझे कौन कौन से हैं, बाल्कन कंट्रीज ढूंढिए। अरे ये ब्लैक सी वाले के पास देखिए आप, एजियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी,
प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ जो प्रायद्वीप। और उसमें कौन कौन से देश हैं? बाल्कन कंट्रीज बताइए। अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। ये सारे देश किस में आते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं। किसमें आते हैं? काफी बड़ा प्रायद्वीप है पर सबसे बड़ा नहीं है। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। बाल्कन भी ठीक ठाक है और यूरोप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बाल्कन, ये यूरोप की 6 महाशक्तियां कौन कौन? ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, फ्रांस और इटली बाल्कन प्रायद्वीप के देशों को लेकर उलझ गए। बाल्कन प्रायद्वीप के देश तुर्की साम्राज्य के अधीन थे, किंतु 19वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य का पतन की ओर गतिशील हो गया था। इस समय स्वाधीनता के लिए अनेक जातियां तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी। इधर रूस भी बाल्कन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। फलतः रूस ने सर्ब स्लाव नामक आंदोलन को बढ़ावा दिया। सर्ब हो गया सर्बिया और स्लाव हो गया स्लोवेनिया। सर्ब स्लाव मतलब ये स्लोवेनिया वाले हो गए स्लाव और सर्बिया वाले हो गए सर्ब। ठीक है, तो सर्ब स्लाव नामक आंदोलन को बढ़ावा दिया, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में रहने वाले सभी स्लाव एक ही जनगण के लोग हैं। स्लाव ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में भी रहते थे, इसलिए रूस ने तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार रूस की ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से शत्रुता हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी अपनी मित्रता टर्की से स्थापित कर रहा था और टर्की यानी तुर्की की शत्रुता रूस से थी। अतः जर्मनी और रूस भी एक दूसरे के शत्रु बन गए। इस प्रकार इन राष्ट्रों की परस्पर शत्रुता ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। समझ में आ गया? अगला है मोरक्को संकट। अब देखो ना, लालच भी कैसी चीज होती है। रूस इतना बड़ा देश फिर भी कहां देख रहा है? बाल्कन की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है? और वहां पर हस्तक्षेप कर रहा है, अंदर सर्ब स्लाव जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा है ना। तो हर देश में होता है ऐसा, भड़काने वाले कई मिल जाएंगे जो भड़काते हैं। फंडिंग होती है। ये जितने आंदोलन चलते हैं ना, ये ऐसा मत सोचना कि जन भावना से प्रेरित होते हैं। जन भावना से प्रेरित जो होते हैं, मतलब भावनात्मक जो आंदोलन होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। भावनाएं होती हैं मनुष्यों के अंदर, लेकिन क्या है कि भीड़ में शामिल नहीं होते या उस तरह से नहीं करते हैं, उतने समय तक नहीं रहते। फंडिंग होती है, बैठने के भी पैसे मिलते हैं, बताया जाता है। क्या मिलते हैं? क्योंकि कोई भी आंदोलन को अगर लंबा चलाना है आपने, तो क्या होगा? या फिर आपके हित बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। क्या हो रहे हो? हित टकरा रहे हो। कैसे? छात्र आंदोलन कितनी देर चलते हैं? अरे कितना चलते हैं यार, नहीं चलते लंबे, है ना। तो आंदोलनों को चलाने का भी एक तरीका होता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो था, वो धीरे धीरे करके चलता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अचानक मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आई, रिकमेंडेशन को सरकार ने माना, ओबीसी रिजर्वेशन आया, छात्र उस आंदोलन में कूदे। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने कहा यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अब तक जो थे युवा, उसमें इतना बड़ा समूह नहीं मिला था। उन्होंने कहा युवाओं को पकड़ो। युवा किस लिए लड़ रहा था? आरक्षण के विरुद्ध लड़ रहा था कि भाई हमारी नौकरियों पर क्या हो गया, कुठाराघात हो गया, भाई हम क्या करेंगे। और खाली उत्तराखंड में नहीं हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था। बडोनी जी ने कहा भाई अलग राज्य होगा तो नौकरियां क्या होंगी, सुरक्षित रहेंगी आपकी, रिजर्वेशन तो नहीं रोका जा सकता। सरकार ने क्या कर दिया, पर यह है कि जॉब्स जो होंगी वो मिलेंगी यहाँ पर। तो सारे आंदोलन, सारे छात्र कूद पड़े उसमें। क्या चाहिए था छात्र को? क्या चाहिए? अरे आप लोगों को क्या चाहिए? नौकरी, मैकॉले। चलो, मोरक्को संकट। अगला क्या है? मोरक्को संकट। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण तनाव चरम पर पहुंच गया। इनमें से एक था मोरक्को को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच टकराव। मोरक्को पता है अफ्रीकी देश है,
अफ्रीका में है। मोरक्को की कैपिटल रबात है, और रबात जो है अटलांटिक ओशन के तट पर है। और यहीं पर आपने देखा होगा एटलस माउंटेन रेंज भी है अफ्रीका में। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में देखिए एक देश होगा, या नॉर्थ में देखिए, बिल्कुल कोने पे देखिए बाईं तरफ, मोरक्को। इब्न बतूता का नाम सुना है? कौन था? मोरक्को का वासी था। किताबुल रहला लिखी उसने, जिसका मतलब सफरनामा होता है। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कब आया था? यहाँ पे गाड़ी अटक जाती है क्योंकि डिजिट आ जाती है। 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और उसके बाद अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। उसके बाद उसने अपने देश में जाके किताब लिखी, जिसका नाम रहला है। किताबुल रहला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जिसका मतलब था सफरनामा। उसने अपने सफर में जो भी देखा वो लिखा, और किसी के दबाव में नहीं लिखा। इसलिए तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी का एक बड़ा स्रोत जो है वो रहला है, किताबुल रहला। किसका? इब्न बतूता का। मोरक्को वासी था वो। अब याद आ गया? मोरक्को समझ में आ गया? एटलस माउंटेन रेंज कहाँ है ये समझ में आ गया? और देशों में भी है, लेकिन मोरक्को में ही पड़ता है। और दूसरा, मोरक्को में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या पड़ती है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, जल संधि। दरअसल ये जल संधि ऐसी है कि अगर आपको भूमध्य सागर के अंदर जाना है तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर जा सकते हैं। अटलांटिक से अगर आपको कहाँ जाना है? भूमध्य सागर में। अब भाई व्यापार के लिए ऐसी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका पानी का जहाज जा रहा और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए जा रहा, तो आप चाहेंगे कि यार जिब्राल्टर में मेरा एक कुछ जमीन हो, क्या हो, ताकि जब मेरे जहाज जाएं तो कोई दूसरा देश उसको रोक टोक ना करे। यही तो होता है। तो अभी भी अगर आप उस जिब्राल्टर को और स्पेन के नीचे एक पार्ट को देखोगे, स्पेन में पड़ता है वैसे जिब्राल्टर, तो सेंटर स्यूटा दो चीजें मिलेंगी आपको अगर डीप जाओगे आप। क्या मिलेगा? तो वहां पर देखना कि किसका अधिकार है, ब्रैकेट में लिखा होगा कि सेंटा पर किसका अधिकार है, स्यूटा पर किसका अधिकार है। तो ये रॉक थी दरअसल जिब्राल्टर। इस रॉक ने करोड़ों सालों तक, लाखों सालों तक क्या किया कि खड्डा बना रहने दिया। किसको? स्यूटा स्पेन का, और सेंटा यूके का है। खड्डा बना रहा है ये भूमध्य सागर, पहले खड्ड था ये। अटलांटिक ओशन का पानी धकेल नहीं पाया किसको? जिब्राल्टर को। लेकिन एक दिन आया जब जिब्राल्टर को क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? घिस दिया। और तब झरनों के रूप में गिरा पानी। 100 साल लगे भूमध्य सागर को भरने में। उसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आज भी वहां पर अगर आप डाइव करोगे तो नीचे आपको रॉक मिलेगी बहुत हार्ड, जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर रॉक बोलते हैं इसको। इसको हरक्यूलियस पिलर भी बोलते हैं। हरक्यूलियस पिलर मतलब हरक्यूलियस एक योद्धा था, उसके नाम पर हरक्यूलियस का स्तंभ कहा जाता है किसको? जिब्राल्टर स्ट्रेट को। अब देखो क्या होता है फिर। क्या होता है? मोरक्को को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच टकराव। इस टकराव को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने 1904 ईस्वी में एक समझौता किया। इस समझौते के आधार पर ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिल गया, किंतु जर्मनी इस समझौते से रुष्ट हो गया। इस समझौते के विरोध में जर्मन सम्राट मोरक्को गया और वहां के सुल्तान को मोरक्को की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देने का वचन दिया। इससे जर्मनी और फ्रांस में तनाव बढ़ गया, किंतु 1911 ईस्वी में फ्रांस ने जर्मनी को कॉन्गो का एक बड़ा भाग देकर तनाव को समाप्त तो कर दिया, किंतु जर्मनी और फ्रांस मोरक्को पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रश्न पर भावी युद्ध की तैयारी में संलग्न हो गए। कॉन्गो अलग देश हो गया, कॉन्गो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कैपिटल कहाँ है कॉन्गो की? बिल्कुल भूमध्य रेखा जारी होगी कॉन्गो से। देखो जैरे भी बोलते हैं इसको। किंशासा कैपिटल होगी इसकी। किंशासा का पुराना नाम देखना जरा, क्या लियोपोल्ड विले है? लियोपोल्ड विले। और मैं अगर आपसे पूछूं तो लियोपोल्ड का नाम आपने कहीं सुना है? कहां सुना? किस क्रांति में सुना आपने लियोपोल्ड का नाम? पहले किंशासा का पुराना नाम देखिए। लियोपोल्ड विले। लियोपोल्ड विले किसी सम्राट का नाम है मेरे ख्याल से। अरे इसका नाम तो है, पर किसी के नाम पे पड़ा होगा ना। हमने किसी क्रांति में पढ़ा है लियोपोल्ड विले।
लियोपोल्ड का नाम पड़ा है, लियोपोल्ड से लियोपोल्ड विले। तो जर्मनी और फ्रांस मोरक्को पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रश्न पर भावी युद्ध की तैयारी में संलग्न हो गए। अगला 8वां कारण था सैनिक तैयारी, सैनिक तैयारियां। आपसी वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा के कारण शक्ति संपन्न राष्ट्र एक दूसरे से भयभीत होकर सैनिक तैयारियों में जुट गए, साथ ही आपस में सैनिक संधियां भी करने लगे। अतः सैनिक तैयारियों ने भी प्रथम विश्व युद्ध में आग में घी का काम डालने का काम किया। जब दो देश आपस में, पड़ोसी देश या दो देश बहुत ज्यादा सैनिक तैयारियां करते हैं, बहुत ज्यादा जमावड़ा करते हैं, किसका? हथियारों का, तो समझ लो युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। क्योंकि वो हथियार क्या होता है? दंभ पैदा करता है। कौन कौन सी चीजें दंभ पैदा करती हैं? सबसे पहले तो क्या? धन। धन जब आता है तो दंभ आता है। दंभ मतलब अहंकार, नहीं हूं बस दुनिया का इकलौता क्या शहंशाह हिंदुस्तान सल्तनत मुगलिया, है ना। दूसरा क्या होता है? सौंदर्य। अगर सौंदर्य आ जाए तो भी क्या आता है? दंभ आता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। तीसरा, शस्त्र अगर आ जाए, शस्त्र अगर आ जाए तो भी क्या होता है? दंभ। जबरदस्ती आप भिड़ोगे लोगों से कि लड़ो मेरे से, तब मैं अपना क्या कोल्ट की रिवॉल्वर निकाल के दिखाऊं तुम्हें कि मेरे पास क्या है? रिवॉल्वर है। अगला वाहन। जब वाहन आता है आपके पास तो भी दंभ आता है। क्या आता है? नहीं आता? दंभ आता है। आप चला रहे हो, अपना वाहन चला रहे हो, अचानक से दूसरा वाहन आपको क्या करता है? ओवरटेक करता है। आपके अंदर दंभ आएगा एकदम से, ऐसे कैसे, मैं तो इसको क्या, मेरे से आगे कैसे निकल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दंभ पैदा करती। तो ऐसे ही मैंने कहा ज्यादा हथियार का जमावड़ा भी क्या होता है? दंभ पैदा करता है, युद्ध का कारण बनता है। अगला, उपनिवेशीकरण की भावना। 19वीं सदी के अंत तक प्राय सभी शक्तिशाली राष्ट्र अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने की दौड़ में सम्मिलित हो गए। जर्मनी इस दौड़ में बाद में आया, किंतु उसकी औद्योगिक उन्नति से अन्य राष्ट्र भयभीत हो गए। जापान भी इस स्पर्धा में सम्मिलित हो चुका था। अतः उपनिवेशीकरण की भावना ने भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अगला, आपसी तनाव व कड़वाहट। एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय देशों को इतना अंधा बना दिया कि वे एक दूसरे के इलाके पाने के लिए आपस में गुप्त समझौते भी करने लगे। इन समझौते का अक्सर भांडाफोड़ हो जाता था। इससे हर देश में भय एवं शंका का वातावरण बन जाना स्वाभाविक था। और अब है तात्कालिक कारण कि 20वीं सदी के द्वितीय दशक में यूरोपीय वातावरण तनावग्रस्त तो था ही। इसी समय घटित एक घटना जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस अपनी पत्नी सहित बोस्निया की राजधानी सेराजीवो गए, जहां पर 28 जून 1914 को गोली मारकर पत्नी सहित उनकी हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की हत्या की जिम्मेदारी सर्बिया पर डालते हुए युद्ध को चुनौती दी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का व रूस ने सर्बिया का पक्ष लिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इधर रूस ने स्लाव जाति की रक्षा के लिए, स्लाव जाति की रक्षा के लिए सर्बिया का पक्ष लेकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में और 3 अगस्त को फ्रांस और इंग्लैंड ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। अनेक दूसरे देश की भी लड़ाई में शामिल हो गए। सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेशों को अपने कब्जे में करने के उद्देश्य से जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार इन घटनाओं ने संपूर्ण विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया और प्रथम विश्व युद्ध अपरिहार्य हो गया। क्या हो गया? अब क्या क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं क्या क्या थी? तो राजकुमार आर्क ड्यूक की हत्या। 20वीं सदी के आरंभ के वर्षों में यूरोप का वातावरण विषाक्त तो था ही। इसी समय एक घटना घटित हुई जिसमें 28 जून 1914 ईस्वी को, वही जो मैंने बताया अभी, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजीवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की हत्या के लिए सर्बिया को उत्तरदायी ठहराते हुए 28 जुलाई 1914 को उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने बेलग्रेड में भीषण बमबारी प्रारंभ कर दी।
इसी समय यूरोप की 4 अन्य महाशक्तियां रूस, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड भी युद्ध में कूद पड़े। जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करने के बाद फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु इसी बीच रूस ने जर्मनी की पूर्वी सीमा पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कुछ जर्मन सेना पूर्वी मोर्चे पर भेजनी पड़ी। परिणाम स्वरूप जर्मनी की सेनाओं का फ्रांस की ओर बढ़ना रुक गया। इसी बीच दुनिया के कई अन्य भागों में भी युद्ध फैल चुका था। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व में लड़ाइयां होने लगी। लड़ाइयां क्या होती हैं? कुत्तों के एक झुंड में 2 कुत्ते लड़ते हैं पहले, उसके बाद सारे कुत्ते आपस में पता नहीं कौन किसको काट रहा होता, मार रहा होता, कुछ पता ही नहीं चलता। बस समझ लीजिए युद्ध वैसे ही है, चाहे पशुओं का हो, चाहे एक उन्माद सा पैदा होता है और सबके सब क्या कर पड़ते हैं, क्या करते हैं, लड़ पड़ते हैं। और उस लड़ाई में मैंने कहा नहीं आपको कि इंस्टिंक्ट जाग जाती है। मनुष्य चाहे कितना भी शरीफ और कितना भी क्या सामाजिक और कितना भी सोशल दिखाने का प्रयास करे, लेकिन उसके अंदर फिर एक लूट की भावना आ जाती है। बड़े बड़े जो देश जो अपने आप को सभ्य बोलते हैं, उनके अंदर भी लूट की भावना आई। क्या आई? मतलब लूटपाट की भावना। लूटपाट की भावना प्राकृतिक गुण है किसका? मनुष्य का। वो तो आप लोगों को पढ़ाकर लिखाकर तब जाके आप इस तरह से बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं, वरना तो यहां से तो डेस्क भी गायब हो जाए, पंखा वंखा सब। पतंग लूटी है, 1 रुपए की पतंग के लिए छतों से कूद जाते हैं। इंस्टिंक्ट होती है वो लूट की क्या, क्योंकि एक ट्रेंड बना रखा कि पतंग लूटी जा सकती है, उसके लिए क्या जान की बाजी लगा देते हैं बच्चे। कोई बताता थोड़े है उनको। और उसके बाद क्या होता है, पतंग जब हाथ में आती तो क्या होता है, जब और सारे झुंड आ जाता है तब क्या होता है, फाड़ देते हैं उसको, किसी के हाथ ना लगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आता है भावना? क्योंकि आप जर्मन शेपर्ड को कितना भी बिस्कुट खिला के, मतलब एक भेड़िए को कितना भी बिस्किट खिला के आप जर्मन शेपर्ड बना दो, लेकिन एक ना एक दिन काटेगा वो, जब उसकी स्टिंग जागेगी। समझ में आया? ऐसा ही हुआ, कुछ युद्ध ऐसा ही होता है भाई, उन्माद। अगला है रूसी क्रांति और रूस का युद्ध से हटना। रूसी क्रांति और रूस का युद्ध से हटना। और ध्यान रखना, कुछ लोग युद्ध में भाग नहीं लेते, लेकिन वो इतनी टेंशन कर लेते हैं, इतना क्रोध आता है उनका, किडनियां फेल हो जाती हैं बैठे बैठे। कुछ तो चलो युद्ध में मारे गए, युद्ध कर रहे थे, लेकिन नहीं होता। जैसे मैच में देखा होगा आपने कि मतलब आपका खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, अगर हार गया तो आपको इतना गुस्सा आया कि वो अगर टीवी से बाहर निकल जाए तो आप तो उसका सर फोड़ दो, ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये अच्छी चीजें नहीं है शरीर के लिए। मन को हर समय क्या रखना है आपने? शांत रखना है। जीवन, अच्छा मानव जीवन वही है जो शांत है। क्या है? मन को जितना शांत, अशांत मन हमेशा क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अशांत मन जो होते हैं। और शांत कैसे किया जाए मन को? तो ऋषिकेश में रहते हो, योग नगरी में रहते हो, योग सबसे बड़ा क्या है उसका साधन है। और जब मन शांत रहता है तो आपको जीवन के मायने पता चलते हैं कि जीवन है क्या। अब जिस उम्र में आप लोग हो, इस समय हार्मोन का जो वो है ना, वो स्तर जो है वो बड़ा आपको क्या क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कई बार कि क्या करें। ठीक, तो उसको भी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। किससे? मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए, एम बनाइए, अध्ययन कीजिए, किताबें बहुत कुछ देखे जाएंगी आप। रूसी क्रांति और रूस का युद्ध से हटना। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति और उसके बाद रूस का युद्ध से हट जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। सर्बिया को नष्ट करने के बाद जर्मनी व ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने रूस के अनेक महत्वपूर्ण नगरों पर कब्जा कर लिया। इधर साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप रूस में जारशाही का अंत हुआ तथा लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल की सरकार बनी। क्रांतिकारी आरंभ से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में रूसी साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। कितने? 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूसी नेता लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करके रूस को युद्ध से अलग कर दिया। यार, जिस देश के 6 लाख और सिपाही भी कौन, वही
15, 16, 17, 18 साल के क्या लड़के कौन मारे गए? तो सोचो, जिस देश के 6 लाख लोग मारे गए होंगे तो उस देश पर क्या बीत रही होगी। क्रांतियों को ऐसे वहां पर जारशाही के विरुद्ध क्रांति ऐसे ही नहीं हुई। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के कई कारण थे। प्रथम, अमेरिका जर्मनी को एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहता था तथा अमेरिका त्रिदेशीय संधि के देशों फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि को शस्त्र व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता था। इसी बीच 1915 ईस्वी में जर्मनी की पनडुब्बी यू बोट ने यात्रियों से भरे लुसितानिया नामक एक अंग्रेजी जहाज को डुबो दिया, जिसमें 1153 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले यात्रियों में 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। जर्मनी के इस कृत्य से अमेरिका में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क उठी, अतः अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, ये ध्यान रखना। यहां तो आदत सी पड़ गई है, जो हमारे सैनिक हैं मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आदत सी पड़ गई इस देश को। कितने शहीद हुए जी, इतने, ये खाली अब खबरें बनकर रह गई। यहाँ पर कोई भावना नहीं है। भावनात्मक जो पक्ष है वो क्या हो चुका है, सिर्फ एक दिन का होता है। शहादत, शहीद की शहादत में मतलब जाते हैं लोग, उसके बाद फिर कायदे से क्या है, अगर अमेरिका में ऐसा होता, इतनी शहादतें होती, अब तक तो उस देश को बर्बाद करके नेस्तनाबूद कर देता। क्या कर देता? नहीं आया समझ में क्या बताना चाह रहा हूं मैं? कश्मीर मुद्दे पर बोल रहा हूं मैं, है ना, जिस तरह से शहादतें होती हैं वहां पर। अगला, पश्चिमी देशों के युद्ध। 1917 ईस्वी में रूस के युद्ध से हट जाने के बाद जर्मन सेनाओं का जमाव पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ गया। इस क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी में के बीच भीषण युद्ध हुआ। जर्मनी की सेनाओं ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मेड्स 3 ओर से फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। बेल्जियम की सेना ने साहस के साथ जर्मन सेना का मुकाबला किया। इसी बीच 7 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं बेल्जियम की सहायता के लिए पहुंच गई, किंतु जर्मन सेना का सामना करने में असफल रही। परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1914 ईस्वी को संपूर्ण बेल्जियम पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। शुक्र है इस दौर में नहीं रह रहे हो आप लोग, कि जहां पर हर समय खतरा बना रहता है कि वो देश आ गया, वो देश आ गया। इसीलिए बोला था विश्व शांति की कामना की जाती है। बेल्जियम को जीतने के पश्चात जर्मन सेनाएं फ्रांस में घुस गई। फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं जर्मन सेनाओं को न रोक सकी। संपूर्ण फ्रांस भयभीत हो गया। अंततः चार्ले राय नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्रों की सेनाएं सफल नहीं हो सकी। इस युद्ध के बाद राइन नदी के तट पर जर्मन सेना ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पराजित कर दिया। यह युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा। यहां नए प्रकार के युद्ध प्रारंभ हो गए। परस्पर भिड़ रही सेनाएं खंदकें खोदकर वहां से एक दूसरे पर छापा मारने लगी। आमने सामने लड़ने का युद्ध नहीं रहा। 4 वर्षों तक यही क्रम चला। कोई भी पक्ष दूसरे को विस्थापित नहीं कर सका। इस युद्ध में भीषण मार करने वाली तोपों, टैंकों, मशीन गनों, जहरीली गैसों का प्रयोग हुआ। जहरीली गैसें कौन सी? कौन सी गैस जिस पर प्रतिबंध है? अब कौन सी गैस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बताओ। ऐसी गैस की फपोले पड़ जाते थे, मर जाता था दम घुटने से आदमी। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को युद्ध में अमेरिका के आ जाने की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सम्मिलित सेनाओं ने जर्मन सेनाओं के वेग को रोकने में सफलता प्राप्त की और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी को हथियार डाल देने के लिए विवश होना पड़ा। बस ये जर्मनी हारा। उसके बाद उसके अंदर एक भावना आ गई, क्या? हीन भावना। उसी हीन भावना ने पैदा किया किसको? हिटलर को। किसको? तब उनको एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि पूरे जर्मनी को क्या करे? ताकतवर, शक्तिशाली बनाए। और हिटलर आया और हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया। क्या कराया? खाली हिटलर को ही नहीं दोष दे सकते, लेकिन हिटलर ने जर्मनी को फिर दोबारा उनके अंदर आत्मविश्वास भर दिया, है ना। फिर दोबारा हथियार बनाए गए, फिर दोबारा बहुत कुछ हुआ। इटली का युद्ध भाई, त्रिगुट का सदस्य होते हुए भी इटली प्रारंभ में तटस्थता की नीति अपनाता रहा। बाद में अपने मित्र राष्ट्रों की को लालच में आकर 23 मई 1915 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
1917 ईस्वी में दोनों पक्षों की सेनाओं में आइसेंजो नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इटली की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। शीघ्र ही इटली को इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं की सहायता प्राप्त हो गई। इन तीनों सेनाओं ने ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित करके इटली से निकाल दिया। 3 नवंबर 1918 ईस्वी को दोनों पक्षों में युद्ध विराम संधि संपन्न हो गई। अगला है टर्की तथा मिस्र का युद्ध। टर्की तथा जर्मनी के पक्ष में टर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सर्वप्रथम डार्डनलीज जिसको बोलते हैं हम, डार्डनल्स की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इससे रूस का मित्र राष्ट्रों से संबंध टूट गया। गैलीपोली के युद्ध में जर्मन सेनाओं की सहायता से टर्की ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पराजित कर दिया। अब टर्की का अधिकार मिस्र पर हो गया। मिस्र पहले अंग्रेजों के अधिकार में था। अंग्रेजी सेना ने 1915 में टर्की को पराजित करके बसरा और बगदाद पर अधिकार कर लिया। बसरा और बगदाद दोनों आज इराक में पड़ते हैं। ईरान, इराक ये सब बाद के बने हुए देश हैं, ठीक है। पहले पूरा टर्की साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य में आता था ये। भारतीय सेना मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ी, अतः इसे मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके, मेसोपोटामिया मतलब इराक पर आक्रमण करके फारस और अफगानिस्तान को जर्मन प्रभाव से मुक्त करा दिया। अंत में टर्की ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आपको पता है उत्तराखंड से भी गए लड़ने भाई, यहाँ के जो क्या थे युवा थे, दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस ऐसे थोड़े मिला, ब्रिटेन की तरफ से लड़े। उधर से गांधी जी भर्ती वाले सार्जेंट वो बोल रहे थे कि अंग्रेजी सेना में क्या हो जाइए, भर्ती हो जाइए, ताकि क्या हो, हमें स्वराज मिल सके, स्वतंत्रता नहीं, स्वराज मिल सके, ठीक है। और हुए लड़के, भर्ती हुए। ये क्षेत्र वैसे भी सेना में भर्ती होने के लिए क्या था, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, तो यहाँ पर कठोर लोग होते थे। भौगोलिक चलना फिरना कोई फिजिकल नहीं, मतलब इतना फिजिकल कि फिजिकल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनकी। पता है राठ प्रदेश के लोगों का अंग्रेजी सेना में फिजिकल नहीं लिया जाता था, सीधे भर्ती होते थे। अगला जर्मनी की पराजय, अच्छा युद्ध का अंत। अगला है युद्ध का अंत, ऑस्ट्रिया जर्मनी की पराजय। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने की संयुक्त सेना अभियान आरंभ किया। इस संयुक्त सेना के अभियान को जर्मनी रोकने में असफल रहा। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध में अलग हो गया और अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जुलाई 1918 को मित्र राष्ट्रों ने कई तरफ से जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटिश सेनापति हेग ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके जर्मनी की हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ दिया। जर्मनी की हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ दिया। जर्मनी में राजनीतिक असंतोष के फलस्वरूप क्रांति हो गई। जर्मन सम्राट कैसर विलियम्स द्वितीय देश छोड़कर भाग गया और उसने हॉलैंड में शरण ली। जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मनी की नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार यह महाविनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। उसके पास विशाल सुसंगठित सेना और अस्त्र शस्त्रों का पर्याप्त भंडार था। उसका सैनिक अनुशासन उच्च कोटि का था। उसके पास रसद की कमी नहीं थी। फिर भी जर्मनी को अंततः पराजित होना पड़ा। इस पराजय के कुछ कारण थे, जैसे युद्ध का लंबा हो जाना जर्मनी के लिए घातक हुआ। जर्मनी ने सोचा था कि 1-2 माह में वह मित्र राष्ट्रों को पराजित कर देगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा, जिससे जर्मनी के साधनों में कमी आ गई और उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मिलित हो जाने से मित्र राष्ट्रों को बल मिला और जर्मनी की पराजय सुनिश्चित हो गई। अगला, इंग्लैंड की नाविक शक्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके जंगी जहाजों के समक्ष जर्मनी के जहाज कुछ भी नहीं थे, अतः अंग्रेजों के जहाजों ने जर्मनी के जहाजों को चारों तरफ से घेर लिया। चौथा, मित्र राष्ट्रों के पास जर्मनी की अपेक्षा जनधन की शक्ति अधिक थी, जिसके कारण जर्मनी की पराजय हुई। अगला, जर्मनी के सेनापति और राजनीतिज्ञ मित्र राष्ट्रों की शक्ति का सही अनुमान नहीं कर सके थे। और अगला है, रूस की साम्यवादी क्रांति का प्रभाव भी इस युद्ध पर पड़ा, क्योंकि 1917 ईस्वी की क्रांति ने रूस को इस युद्ध से अपने को अलग कर दिया, जिसके कारण जर्मनी की पराजय हो गई।
क्या हो गई भाई? पराजय हो गई। इतना समझ में आया? अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ घटनाएं, फिर जब युद्ध होते हैं तो उसके परिणाम भी निकलते हैं, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।